हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है लूसेंट बुक को। इसमें से हम हिस्ट्री को पढ़ रहे थे। भारतीय प्राचीन इतिहास में से हमने 4 वेदों के बारे में पढ़ा और आज हमारा टॉपिक है ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। तो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनके उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी इनसे प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं जो इस तरह से दिए गए हैं। जैसे हमारे 4 वेद हैं तो 4 ही इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद का है ऐत्रेय व कौशितकी। ऋग्वेद का है ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय व कौशितकी। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। यजुर्वेद का है तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण। सामवेद का है पांचविश और अथर्ववेद का है आपका गोपथ। ये भी इंपॉर्टेंट है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम बताए गए हैं और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम भी दिए गए हैं ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का जो है वो इनमें उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। नेक्स्ट है आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आरण्यक में उपनिषदों की संख्या है 108। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। 108 में से जो 13 हैं उनको उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण, आत्मा का तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो थी उसके बारे में जानकारी मिलती है मैत्रेयनी संहिता से, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी भी कहा गया है। आ सकता है क्वेश्चन, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ब्राह्मण में कहा गया है? तो ये कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन है। ये भी इंपॉर्टेंट है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो स्मृति है वो है मनुस्मृति। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी देती है। स्मृति ग्रंथों में नारद स्मृति भी मुख्य है जो कि गुप्त वंश के बारे में हमें जानकारी देती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भलीभांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। तो ये 6 वेदांग कौन से हैं? शिक्षा, शुद्ध उच्चारण शास्त्र, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। ये इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि किस तरह से ये आते हैं। ये इसी सीक्वेंस में हमें याद करने होते हैं। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया। श्रौत, ग्रह तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्मकांडों का राजनीति, विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में है गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, विशिष्ट आदि के नाम प्रमुख हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। सूत्रों में जो गौतम धर्म सूत्र है वो सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होता है पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों के रचनाकार कौन है? लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्रश्रवा। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावलियां पाई जाती हैं। जैसे ये है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में हमें संबंध मिलता है मौर्य वंश का, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहनों का और वायु पुराण में गुप्त वंश का। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहनों का और वायु पुराण में गुप्त वंश का हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। कौन सा? मत्स्य पुराण। नेक्स्ट है अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी भी विवरण दिया गया है। नेक्स्ट है बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जिस तरह ये पहली लाइन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जातक किससे संबंधित हैं? तो यह है बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों से। हीनयान प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कथा वस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनकों के साथ वर्णित किया गया है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि आगम क्या है? तो यह है जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है और इसका कथा वस्तु से। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र इंपॉर्टेंट है ये भी, में महावीर के जीवन कृत्यों अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का भी वर्णन मिलता है।
नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये 3 नाम हैं, इनके नाम भी आ जाते हैं और अर्थशास्त्र के रचयिता का नाम भी पूछ लिया जाता है। चाणक्य और अन्य नाम है कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी नहीं कहा जाता है। यह 15 अधिकरणों यानी कि 15 भागों में विभाजित है और 180 प्रकरणों में भी ये डिवाइडेड है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था कल्हण ने, जिन्होंने राजतरंगिणी को लिखा था, जो कि कश्मीर का इतिहास था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी ये है। कल्हण ने लिखी है बुक राजतरंगिणी, राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इनमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन दिया गया है, प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कौन कौन से शासक हुए कश्मीर में। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा, चचनामा में है। इसके लेखक हैं अली अहमद, चचनामा की रचनाकार हैं अली अहमद। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है पाणिनि। संस्कृत भाषा का व्याकरण है, ये व्याकरण की प्रथम पुस्तक है आपकी अष्टाध्यायी। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी क्या है, संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम बुक है और ये रचना की है पाणिनि ने। नेक्स्ट है कात्यायन की गार्गी संहिता। कात्यायन लिखी है गार्गी संहिता, एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इससे भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। महाभाष्य की रचना की है पतंजलि ने। नेक्स्ट टॉपिक आता है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो यूनानी रोमन लेखकों से, जिनमें है टेसियस, ये ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय माना जाता है। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, हेरोडोटस ने लिखी है हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी से पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों अफवाहों पर आधारित है, जिसको भी एक साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जा सकता। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस हैं, आनोसिक्रटस हैं। अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यहाँ से भी जरूर क्वेश्चन आता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा था। किसने, मेगास्थनीज ने लिखी है इंडिका बुक। टाइमेकस, डायमेकस सीरियन नरेश अंत्योकस का राजदूत था। डायमेकस कौन था, एंटियोकस का राजदूत, जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिसियस, तो यह मिस्र का राजा था। टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत। डायोनिसियस कौन था, फिलाडेल्फस का राजदूत, जो कि एक मिस्र नरेश था, जो अशोक के दरबार में आया था, राजा अशोक के दरबार में। नेक्स्ट है टॉलमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी है। भारत का भूगोल लिखा है टॉलमी ने। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है, प्लिनी ने। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण है। नेक्स्ट है पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है, ये अज्ञात लेखक हैं इस बुक के, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। नेक्स्ट है चीनी लेखकों से प्राप्त जानकारियां, तो इनमें है फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चीनी यात्री था ये फाहियान, और ये आया था गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज और संस्कृति के बारे में बताया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी बताया, समृद्ध बताया। ये 14 वर्ष तक लगातार भारत में रहा। नेक्स्ट है स्युंगन, यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। हेनसांग, हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 में चीन से भारत वर्ष के लिए प्रस्थान किया और हेनसांग ने और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम में भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 में चीन लौटा। यह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण जो वृत्तांत है वे सीयूकी नाम से, इसकी पुस्तक का नाम है सीयूकी, जिसमें भारत विवरण है, भारत भ्रमण का वृत्तांत है। इसने 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में बताया है। इसके अनुसार सिंध का राजा जो था एक शूद्र जाति से था, शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है। हेनसांग के अध्ययन के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे, ये बताया है हेनसांग ने। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा, नालंदा। नेक्स्ट है इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी में अंत में भारत आया। 7वीं शताब्दी के एंड में आया था ये भारत। इसने
अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। नेक्स्ट है अरबी लेखक। अरबी लेखकों में है अलबरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ जो था भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज़म या खीव का रहने वाला था। आधुनिक तुर्कमेनिस्तान इसको कहा जाता है, अब तुर्कमेनिस्तान, ख्वारिज़म या खीव को। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद, अलबरूनी ने लिखी है किताब उल हिंद, या इसे ही तहकीके हिंद कहा जाता है, जिसे हिंदी में भारत की खोज कहा जाता है। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। 80 अध्याय हैं इसमें। इसके राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर सुंदर प्रकाश इसने डाला है। हम यहाँ से इंपॉर्टेंट ही टिक कर रहे हैं। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका वृतांत था रहला। क्वेश्चन आता है रहला के रचनाकार या लेखक, तो ये है इब्न बतूता, जो कि एक अरबी लेखक हैं और ये इसकी रचना भी अरबी भाषा में हुई है। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का न्यायाधीश यानी कि काजी नियुक्त कर दिया था। अन्य लेखक हैं तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक थे। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की है। क्वेश्चन आता है कंग्यूर और तंग्यूर की रचना किसने की है, तो तारानाथ। इनके भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी इनसे मिलती है। नेक्स्ट है मार्को पोलो। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट टॉपिक है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कौन थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी माना गया है। अलेक्जेंडर री, A.H. लैंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेविल, जेम्स वर्गिस, वॉल्टर इलियट ने सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित ये उत्खनन स्थलों से संबंधित हैं ये सारे, और इन लोगों ने भट्टी, प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की है। नेक्स्ट है 1400 ईस्वी के अभिलेख। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगस कोई, एशिया माइनर भी इसे कहा जाता है। इससे वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र, नास्ते को कहा जाता है अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं, बोगस कोई एशिया माइनर शिलालेख से, अभिलेख से। मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ते के। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के बेस नगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन आते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। कहाँ पे है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला, दुर्भिक्ष होता है अकाल, अभिलेख जानकारी देने वाला अभिलेख सहगौरा अभिलेख है। कौन अभिलेख है, सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है सहगौरा अभिलेख से। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख। कहाँ से मिलती है, भीतरी स्तंभ लेखों से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला प्रमाण लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है, एरण अभिलेख से, और ये भानुगुप्त के समय का है, शासक भानुगुप्त के समय का है, इसी से ये प्रमाण मिलता है सती प्रथा का। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख में, रेशम बुनकरों की श्रेणियां जो बताई गई हैं वो बताई गई हैं मंदसौर अभिलेख से। कश्मीरी नवपाषाणिक पूरा स्थल बुर्जहोम एक कश्मीरी नवपाषाणिक पूरा स्थल था, खोज में मिला है। इसमें मिला है गर्तावास, गड्ढा घर के साक्ष्य। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते को दफनाया जाता था। और किसको दफनाया गया है, पालतू कुत्ते को, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के क्या कहा जाता था, आहत सिक्के, और इसको साहित्य में काशार्पण या करशापण कहा जाता था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इतने सारे फैक्टर जो कि एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अब ये महत्वपूर्ण अभिलेख हैं और उनसे संबंधित शासक भी एक तरफ दिए गए हैं, इनको हमने पीछे भी डिस्कस किया। हाथी गुम्फा अभिलेख, तो ये एक तिथि रहित अभिलेख है, इस पे तिथि कोई नहीं है, और यह है कलिंग राजा खारवेल से संबंधित। जूनागढ़ अभिलेख, इसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, यह है राजा रुद्रदामन से संबंधित। नासिक अभिलेख, यह है गौतमी वलश्री से संबंधित। प्रयाग स्तंभ लेख है समुद्रगुप्त से संबंधित, गुप्त शासक है ये। एहोल अभिलेख, ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख, ये है मालवा नरेश, मालवा के राजा यशोवर्मन से संबंधित है। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख, ये प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भीतरी अभिलेख या इसको जूनागढ़ अभिलेख, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख गुप्त राजा स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन से संबंधित है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, अब इपीग्राफी क्वेश्चन आता है। अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है इपीग्राफी।
समुद्रगुप्त की बीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उन्हें संगीत प्रेमी भी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त जो थे वो बीणा बजाते हुए, उनकी सिक्कों पर आकृति बताई गई है, उकेरी गई है, तो इससे पता चलता है कि वे संगीत प्रेमी होंगे। अरिकमेडु से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। यह है पुडुचेरी के निकट, रोमन के सिक्के यहाँ से मिले हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा, स्वर्णभूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, कंबोडिया और जावा से स्थापित हुए। सबसे पहले भारत के संबंध। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली है नागर शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली है द्राविड़ शैली। इंपॉर्टेंट है ये भी। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्राविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव देखा गया है, या यह बेस्तर शैली कहलाती है। उत्तर भारत में हमें मिलेगी नागर शैली, दक्षिण भारत में द्राविड़ शैली, और जो मध्य भारत में है वो है बेस्तर शैली, नागर और द्राविड़ शैली का ही स्वरूप, और इसको कहा जाता है मिक्स में बेस्तर शैली। पंचायतन क्या है? यहाँ से भी टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था पहले भी। हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हो। और पंचायतन मंदिर के उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर, ये है खजुराहो में, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में, और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में, और गुंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में। इसे कहेंगे आप पंचायतन मंदिर शैली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रागैतिहासिक काल। इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।